नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे सावधान हवा में जहर है। जी हां, ये कहना गलत नहीं है क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं। जिधर तक भी नजर जा रही है वहां तक हवा में प्रदूषण दिखाई दे रहा है। दिल्ली के हालात बद से बदतर बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति खराब हो चली है। कोरोना संकट से उबरने के बाद अब दिल्ली समेत यूपी के गाजियाबाद का वायु प्रदूषण से जूझता हुआ शहर बन चुका है। 454 AQI के साथ गाजियाबाद फिर भारत का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। इसके बाद कानपुर और लखनऊ की भी हवा प्रदूषित हो चुकी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हालात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे और अलग अलग शहरों का जायजा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश की हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मुद्दे पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी राज्यों और केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी मांगी है। हाल दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी खराब है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में बढ़ते सांसों के संकट का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ PM10 मानक से 5 गुना अधिक दर्ज किया गया है, जो कि हवा की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। गाजियाबाद का लोनी प्रदूषण के मामले में सबसे आगे है। लोनी का प्रदूषण स्तर सबसे अधिक 454 रिपोर्ट किया गया। दूसरे नंबर पर शहर का संजय नगर इलाका है, जहां AQI का स्तर 437 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब स्तर पर होने के कारण रेड जोन में पहुंच गई है। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण के कारणों की बात करें तो मुख्य रूप से यूपी और पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली ही वायु प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर फैली धूल, उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन और निर्माण कार्यों के कारण उड़ने वाली PM कण भी काफी हद तक प्रदूषण का कारण है। 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 और 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है। इसके अलावा 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच के AQI को बेहद खराब माना जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है, यानी कि रेड जोन। ऐसे में गाजियाबाद की स्थिति बेहद गंभीर है और प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सुबह बोलेगा में आज हम प्रदूषण को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको जानकारी दी है, गाजियाबाद एक ऐसा शहर बनकर उभरा है जो पूरे देश में इस समय AQI के मामले में सबसे अधिक गंभीर स्थिति में बना हुआ है। और गाजियाबाद के अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर AQI की स्थिति बेहद खराब है, वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में दिवाली के कई दिन बीत जाने के बाद भी आज भी स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है और ये स्थिति खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरे की घंटी बनकर साबित हो रही है। अस्थमा पेशेंट्स की भी यदि हम बात करें तो ऐसे में अस्थमा पेशेंट्स का जीना मुहाल हो चुका है। दिल्ली में हालात यहां तक पैदा हो गए हैं कि लोग घरों में भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि घरों में भी सांस लेते वक्त लोगों को तमाम तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं। ऐसे में बुजुर्गों और खासतौर से ऐसे बीमार लोगों को जिनको सांस की गंभीर समस्या है, उन्हें मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है और लोग घरों के अंदर मास्क का प्रयोग करके इस समय गुजर बसर कर रहे हैं। देखना ये होगा कि तमाम आपात बैठक के बाद भी आखिर किस तरह से क्या हल निकाला जाएगा और किस तरह से प्रदूषण सुधारने को लेकर आगे कदम उठाया जाएगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ करा दें, जयवीर मावी हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ेंगे, अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से, इसके अलावा मधुर मोहन संवाददाता कानपुर, शिव प्रताप सिंह संवाददाता लखनऊ से और डॉक्टर भारत राज सिंह वरिष्ठ पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सबसे पहले अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, मधुर मोहन संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं और उसके अलावा डॉक्टर भरत सिंह वरिष्ठ पर्यावरणविद भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित जी, आपका भी स्वागत है और मधुर मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर भरत जी आपके पास ही आएंगे। जिस तरह की स्थिति खराब बनी हुई है और चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि स्थिति इतने लंबे दिनों के बाद भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। यकीनन दिल्ली में हालात ये पैदा हो गए हैं कि लोग घरों के अंदर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। कितना चिंता करने की आवश्यकता है और कैसे इस स्थिति से उबर कर हम बाहर आ पाएंगे? हाँ, देखिए, अभी हम लोग अगर थोड़ा जून, जुलाई, अगस्त की पोजीशन देखें तो ये उस समय बीच में साइक्लोनिक रेन आ रही थी, जिसके कारण प्रदूषण के कण जितने भी थे, जो आपने अभी बताया भी 2.5 जो है पर्टिकुलेट मैटर, वो जो है वो उसकी बहुत ही बारिश के कारण वो सभी नीचे उतर खत्म हो जाता था। इसलिए वायु में प्रदूषण करीब करीब सारे डस्ट से लेकर के और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल भी और मीथेन और हाइड्रस, ये जितने भी इस टाइप के प्रदूषित वायु को करते हैं वो सब नीचे उतर आते हैं। उसके कारण हम एक अच्छी स्थिति में थे, यहाँ तक कि आपने जैसे बताया कि 50 से नीचे होने पर बहुत ही अच्छा माना जाता और आप टहलिए, घूमिए, आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और सभी लोग, आज की स्थिति ये है, ये सीजन बदल रहा है। इसमें मेनली ये क्रैकर्स या दिवाली आ गई या पराली जल गई और ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, मैं तो इस पर कार्य 1995 से कर रहा हूँ और तमाम इसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर काम है विश्वव्यापी। तो इसमें ये पहले भी आगाह किया गया था कि ऐसी स्थिति जब आपका परिवर्तन होता है, सीजन परिवर्तन होता है। अब ओस पड़ रही है वायु में, अगर ओस पड़ रही तो वो ऊपर की सतह जो 10-15 किलोमीटर ऊंचाई पर सारे कण अब इधर विद्यमान हो गए। आप जा करके अगस्त और सितंबर में जो चीजें बढ़ गई, लोगों का मूवमेंट बढ़ गया, सारी फैक्ट्रियां भी चलने लगी, ये सब चले गए और इस समय बारिश नहीं हो रही। या तो बारिश हो जाए, ठंडक होते ही ओस पड़ना शुरू हो जाता है। उसके कारण जो दबाव पड़ा है तो सारे इस चैम्बर में हम लोग रह रहे हैं और ये इसका एक उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में आप देखें गाड़ियों की संख्या यहाँ आप गाजियाबाद या लखनऊ से कहीं ज्यादा है, तो वो तो और एडिटिव हो रहा है। जो ऊपर से उतरा है कारण उसमें और आप सांस नहीं ले सकते इस समय। तो ये हालत है। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों, तमाम सबकी बीमारी है, इसी समय कोलैप्स कर सकते हैं। हमें अभी याद है कि 4-5 दिन पहले यहाँ पर 4 से करीब, यहाँ भी लखनऊ में बढ़ गया। मेरे पास डेली का मैं डाटा रखता हूँ, डेली नहीं भाई। और इसमें सांस घर के अंदर नहीं ले पा रहे थे, ये हालत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक ही उपाय, हमने 5 साल पहले भी कहा था, ऐसे टाइम में या तो आर्टिफिशियल रेन कराई जाए, सभी को कहते घरों के ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाए, या पूरे नगर पालिका, महानगर पालिका ये कार्य करें। नहीं तो ये लोगों की जान लेने के लिए थोड़ा अब ये सारी चीज चलाने के लिए है। आज हम जो पब्लिक है, पब्लिक अपने व्यापार, अपने रोजी रोटी के लिए दौड़ रही। जी बिल्कुल भरत सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया है, तरीका भी बताया है, अच्छा तरीका है। इस पर हो सकता है सरकार आगे विचार कर रही है। आपके पास वापस भी आएंगे और कई सवाल हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे भी जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से डॉक्टर भरत सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि पराली और पटाखे एक कारण जरूर माने जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी काफी लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग के चलते और मौसम परिवर्तन के चलते ये समस्या बनी हुई थी। काफी लंबे सालों से इसको लेकर कई बार अपनी बातें भी रखी गई हैं, विचार विमर्श भी चल रहा है, लेकिन तब भी जो रिजल्ट है वो ज्यों का त्यों है। हर साल इस तरह की स्थिति पैदा होती है और हर साल स्मॉग दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर वासियों को परेशान करता है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह दिल्ली में लोग सांस ले रहे हैं?
देखिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ज्यादातर लोगों ने निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि दिल्ली की हवा जिस तरह से जहरीली है, और खासतौर पे सबसे बड़ी बात कि जो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है या जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों के लिए तो खासतौर पे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी बड़ी चीज कि यहाँ पे चूंकि नॉर्मल इंसान भी है, अगर वो दोपहर में या शाम में भी निकलेगा तो आंखों में जलन उसे साफ तौर पे महसूस होगी, इतना प्रदूषण है। यानी सामान्य इंसान भी जहरीली हवा में न सिर्फ सांस ले रहा है, बल्कि उसे भी इसका असर पता चल रहा है, जिस तरह से आंखों में लोगों की जलन होती है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, हर साल इसी तरह चीजें होती है, खासतौर पर दिवाली के बाद इस तरह चीजें। हालांकि इस बार अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा था कि दिल्ली में ना ही आतिशबाजी होगी, ना ही आतिशबाजी की बिक्री होगी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी, चोरी छुपे आतिशबाजी भी बिकी और आतिशबाजी भी हुई। उसका भी असर कहीं ना कहीं होता है। हालांकि इसे लेके तमाम तरह की राजनीति भी होती रही है, लोगों के बीच भी अलग अलग मतभेद होते रहे, अलग अलग विचार है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की पराली हमेशा इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान जो है वो पराली जलाना शुरू करते हैं। दिल्ली में हालांकि पराली जलाने घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली में ना ही इतनी ज्यादा खेती है और जो है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन तमाम अन्य राज्यों की बात करें, केंद्र सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई, राज्य सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई, यहां तक कहा गया कि पराली जो है वो 100 रुपए गट्ठा के हिसाब से खरीदी जाएगी, लोगों को रियायत दरों पे मशीनें दी जाएंगी जिससे पराली की खाद जो है बनाई जा सके, खेतों में नष्ट किया जा सके या उन्हें काट के सही जगह तक पहुंचाया जा सके। लेकिन किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं जिस तरह समस्या होती है, तमाम चीजें जो है बारिश के बाद तमाम लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, असम किसान को भी नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा खर्च बर्च कर पाएगा और इस तरह पराली को सही जगह तक पहुंचा पाएगा। और तमाम घटनाएं खासतौर पे जो सैटेलाइट में कैद हुई है, तमाम सीसीटीवी के जरिए घटनाएं आई हैं, जिस तरह पराली जलाई गई है, और जो दिल्ली सरकार मुहिम चला रही थी वो भी नाकाफी यहाँ पे साबित हुई है। क्योंकि जो चीजें हैं, खासतौर पर यमुना के प्रदूषण की बात करें या हम वायु प्रदूषण की बात करें, ये किसी एक राज्य की देन नहीं है। कोई एक राज्य ऐसा नहीं है कि सीमा है जिसमें वो बाउंड कर सकता है, हवा को आने से रोक सकता है। तमाम राज्यों की प्रकृति, तमाम राज्यों का आचरण जो है वो इस पर निर्भर करता है। यमुना के लेके जो कुछ हुआ वो हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली पे दोष दिया गया। हालांकि क्या दिल्ली में जो सीवर है या दिल्ली में जो नाले हैं, क्या वो यमुना में नहीं जाते? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अमित। तो पराली का यहाँ पर पराली को सीधे तौर पर दोष दे दिया जाता है, जिस तरह से आपका साफ तौर पर कहना है कि किसानों को इतना अफोर्ड कर पाना हर किसान के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में सरकारों को यहाँ पर भी कदम उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं किसानों की मदद करने के लिए, या पराली को ठीक तरह से खेतों से उठाकर ठीक जगह पे पहुंचाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा दिल्ली की भी यदि हम बात करें तो दिल्ली में तमाम फैक्ट्रियां संचालित की जाती है, उन फैक्ट्रियों का वेस्ट सीधे तौर पर यमुना में जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे बड़ा कारण है, लंबे समय से चर्चा हो रही। अभी छठ के त्योहार में भी जब घाटों को दिखाया जा रहा था तो साफ तौर पर देख पा रहे थे कि किस तरह से काला प्रदूषित पानी, सफेद झाग साफ तौर पर दिखाया जा रहा था, लोगों को पूजा करना भी मुश्किल हो रहा था। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह लगातार जुड़े, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके, कानपुर से मधुर मोहन और गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मधुर आपके पास आएंगे। कानपुर की यदि हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की तो हम बात कर ही रहे थे, अभी हम गाजियाबाद का भी जायजा लेंगे, लेकिन कानपुर भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं है। और हर बार यही होता है कि इंडस्ट्रीज की माने या जिस तरह से पटाखों की यदि बात करें, दिवाली की यदि बात करें, तो पूरे तरह से कानपुर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से दिवाली मनाई गई थी। क्या कुछ हालत यहाँ के AQI की बनी है, किस तरह की हवा है कानपुर में? जी बिल्कुल, यदि हम कानपुर बात करें, जैसे दिल्ली गाजियाबाद हमारे तहवीर ने बताया, वैसे कानपुर में भी 255 AQI बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये खतरनाक है, क्योंकि 255 एक खराब उसमें आता है, दिशा में एक आता है। और कानपुर की बात करें, कानपुर में जो पटाखों का जो भी रवैया रहा है, जैसे कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलेंगे, और कानपुर में साफ आदेश हुआ था ग्रीन पटाखे, लेकिन पटाखों का लेवल बहुत ज्यादा था, बहुत पटाखे छुड़ाए गए थे। सबसे बड़ी बात है कि कानपुर एक उद्योग नगरी माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा यदि हम कारखानों की बात करें, सबसे कंपनी की बात करें, तो फिर कानपुर जैसे जाजमा हुआ, आपका दादागर हुआ, ये एक सेमेस्टर है कि आपको सबसे ज्यादा कंपनियां, इनकी धुंध प्लस ये जो सर्दी पड़ रही है उसकी धुंध कहीं ना कहीं माना जाए जो सड़क की जो धूल उठती है उसके कारण ये 255 यहाँ का AQI लेवल है, जो कि लोगों को काफी खतरनाक है। सबसे बड़ी बात है कि कानपुर में यदि हम आप हेलर्ट की बात करें उसका, तो कहीं ना कहीं जो रोगी
हैं जो दमा रोगी उनके लिए सबसे खतरनाक बात है। सबसे बड़ी बात इसलिए सामने और आती है, जो सुबह टहलने वाले लोग जाते हैं और शाम को ये जो पार्क में लोग टहलने जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। और धुंध आप खुद दे सकते हैं, अभी हम लोग छठ पूजा के जो मुझे कानपुर से लाइव किया था उसमें दिखाया था कि धुंध इतनी ज्यादा है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर भाभी भी जुड़ चुके हैं। जी जयवीर, गाजियाबाद की यदि हम बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, दिल्ली की स्थिति के बारे में अमित ने हमें यहाँ पर जानकारी दी है। गाजियाबाद की यदि बात करें तो गाजियाबाद की तो कहने ही क्या है, पूरे भारत में नंबर 1 पर आया है प्रदूषण के मामले में, और लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। क्या कहना है आपका, और खासतौर से लोनी की क्या स्थिति बनी हुई है? जी जयवीर, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। आपको बता दूं कि अगर गाजियाबाद जिले की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला बन चुका है। कारण है कि यहाँ पर जो अवैध फैक्ट्रियां हैं, तमाम अवैध फैक्ट्रियां यहाँ पर चलती हैं। धूल की बात करें, सड़कों पर भारी धूल यहाँ पर है। वाहनों की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वाहन है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह प्रदूषण की बात करते हैं तो जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रदूषण को रोकने में नाकाम है। बात करें लोनी की, लोनी जो तहसील लोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कारण है कि जो लोनी का जो सेक्टर है वहां पर जो तमाम अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां चल रही हैं, तमाम क्योंकि दिल्ली से फंसा हुआ है, वहां पर जो लोग हैं उनको को साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है वहां पर तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जब वहां पर अपना पैसा उतार लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह प्रदूषणकारी इकाइयां हैं, हालांकि जिला प्रशासन ने अब गाजियाबाद में जो जनरेटर है उन पर रोक लगा दी है। जनरेटर की पूरी तरह से जनरेटर चलाने पर रोक है, जुर्माना भी किया जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों की बात करें तो प्रदूषण भट्टे यहाँ पर इतने ईंट भट्टे हैं, उन भट्टों से प्रदूषण निकलता है। अवैध बालू खनन, मिट्टी खनन, तमाम तरह के खनन यहाँ पर हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। और प्रदूषण को रोक पाना भी शायद अब जिला गाजियाबाद जो प्रशासन है उसके अधिकार यानी कि जो उनकी ताकत है उससे बाहर जा चुका है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तमाम चीजों को प्रदूषण है, सड़कों पर जो जाम लगातार लगा रहता है, वाहन कितने हैं, वाहनों का जाम, उसके अलावा जो प्रदूषणकारी इकाइयां हैं, भट्टे हैं, मिट्टी खनन है, तमाम तरह के जो प्रदूषणकारी जो कार्य है, सड़कों पर जो मिट्टी के डंपर दौड़ते हैं या फिर बालू के जो ट्रैक्टर चलते हैं उनमें प्रदूषण फैलता है। उनसे जो मिट्टी जो रास्ते में गिरती रहती है वो भी फिर दूसरे वाहनों के चलने से प्रदूषण फैलाते हैं। तो तमाम तरह के जगह पर प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण के चलते यहाँ पर स्थितियां, हालात जो है बिल्कुल अगर बात करें तो सांस लेने लायक यहाँ पर हवा नहीं बची है, जहरीली हवा यहाँ पर है। और जिसके चलते अब जल जीवन भी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि हम जहर को सूंघ रहे हैं, जहर के माध्यम से हम अपना जीवन चला रहे हैं। जी बिल्कुल जयवीर, आपके पास वापस आएंगे और शिव प्रताप सिंह आपके पास वापस आएंगे। ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तमाम लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो सूबा बोलेगा में आज हम बात कर रहे हैं जहरीली हवा की। जिस तरह से दिल्ली से लेकर कानपुर और लखनऊ तमाम शहरों में AQI का इंडेक्स बढ़ा हुआ है, खतरे की घंटी साफ तौर पर दिल्ली NCR में नजर आ रही है। कोर्ट को यह आदेश तक देना पड़ा है कि 2 दिनों के लिए स्थिति को संभालने के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। देखना यह होगा कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है, और ये जो खतरे की घंटी बनी हुई है इससे हम कब तक सबक सीखेंगे और कब इस ओर प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं प्रदूषण की दिशा में हम अपना पहला कदम उठा के सुधार की ओर आगे बढ़ सके। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है सूबा बोलेगा में। आज हम बात कर रहे हैं सावधान हवा में जहर है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ और कानपुर तमाम शहरों का AQI इंडेक्स लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में चिंता की बात तो है ही, चिंता की बात उन तमाम लोगों के लिए भी है जिन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपने घरों तक में मास्क का प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारों के द्वारा तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं हम सबकी भी जिम्मेदारी हो सकती है कि अपने अपने स्तर पर हम क्या कुछ कर सकते हैं। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। पराली की सीधी तस्वीरें। भाई अपने तो संदा का साधन नहीं है ते खर्चा बहुत ज्यादा आंदा, डीजल 100 रुपये हो गया वा ते तुसीं भी सियाणे जो, हुण तगड़ा जिमींदार चलो ले लूगा, असीं कित्थों ले लीए पहलां दसो। मेन गल ते आ वा, हुण नहीं मतलब नहीं खर्चा होंदा पूरा तो फिर ही अग लाइए, साडा जी करदा वा काम करिए। जे तुसीं अग नहीं लांदे ते गां खेती लेट हुंदी है, की हुंदा? खेती दे साडी हिसाब ला लो भी अज 10 दिन कणक लेट हो गई आ। नुकसान बहुत ज्यादा होंदे आ वा। जे सरकारां कहंदियां ओह कर देना, जे कर देना, कुछ नहीं करदियां। की करना चाहिए सरकार नूं जे पराली? तो आपको पंजाब की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से यहाँ पर पराली जलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसानों की मजबूरी भी समझनी होगी कहीं ना कहीं। जिस तरह से भारी बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर किसानों का नुकसान हुआ है, ऐसे में यदि आम आदमी की बात करें, जो आम किसान की बात करें, तो पराली को ठिकाने लगाना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं सरकारों को इस पूरे मामले में कदम उठाए जाने की जरूरत है। इससे पहले हम आगे बढ़े और अपने तमाम संवाददाताओं से बात करें। हमारे साथ कॉलर सुरेश जुड़ चुके हैं, जानेंगे उनसे कि क्या कहना चाहते हैं। जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपने विचार रखें, क्या कहना चाहते हैं? सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और इससे पहले कि हम अपने संवाददाताओं से बातचीत करें, लखनऊ की स्थिति को जाने, एक बार फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे देश की धरती। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुना रहे हैं, हाँ? चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। वाह अंग्रेजी। और क्या, अरे भाई ये सरकार हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, MSP में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान,
2151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सूबा बोलेगा में बात करेंगे बिगड़ी हुई हवा की। और इस बिगड़ी हुई हवा के चलते जिस तरह से आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, ऐसे में अब ये समय आ चुका है कि पर्यावरणविदों से लेकर तमाम सरकारें इस ओर ध्यान दें। कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ाने की जो वजहें हैं, चाहे फैक्ट्री की बात कर ले, पराली की बात कर ले, या अन्य जो वजह जिनकी वजह से आज दिल्ली एनसीआर से लेकर तमाम शहरों के हालात ये बने हुए हैं, उन पर लगाम लगाने की बेहद अधिक आवश्यकता है। वरना स्थिति यदि इसी तरह से बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी आम आदमियों के लिए मुसीबत का सबब बनती रहेगी। और न जाने कितनी बीमारियां हैं जो इस तरह की खराब वायु प्रदूषण के चलते आम आदमी के जीवन में आती रहेंगी। और खासतौर से बच्चों की यदि हम बात करें तो किस तरह का भारतवर्ष आगामी आने वाली पीढ़ी को हम पेश करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और इस पर अब ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़े हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर भरत सिंह, वरिष्ठ पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे उनसे कि क्या कुछ हम और कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, शिव प्रताप लखनऊ से बने हुए हैं। जी शिव प्रताप, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ की यदि स्थिति की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ ही कानपुर और लखनऊ की भी स्थिति कोई बेहद संतोषजनक बनी नहीं हुई है। पटाखों की यदि बात करें तो भारी संख्या में रोक के बावजूद भी पटाखे छोड़े गए हैं। हालांकि तमाम लोगों से अपील भी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें फैक्ट्रीज के अलावा हम सब भी जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे क्या स्थिति बनी हुई है राजधानी लखनऊ की। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो AQI इंडेक्स है पूरे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात करें या मध्य यूपी की,
या फिर राजधानी लखनऊ की, उसको ठीक करना बेहद जी। माफ कीजिएगा शिव प्रताप सिंह जी, यहाँ आपको रोकेंगे, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं, उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे, और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है, और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। हम दिल्ली वालों ने हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़े अच्छे से सामना किया है, और मैं ये हमारी सबकी सांसों का सवाल है, हमारे सबके सेहत का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। मैं दिल्ली के लोगों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि सब लोग मिलके इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से भी अच्छे से निपटेंगे। ये कठोर कदम जो हम उठा रहे हैं, ये मजबूरी है, और ये सब दिल्ली के लोग समझेंगे कि ये मजबूरी है, ये उठाना ज़रूरी है। सर, कोर्ट भी लगातार ये कह रहा है कि साल दर साल लगभग यही कहानी इस समय पर चलती रहती है। बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, फिर भी सूरत नहीं बदल रही है। इस समय पर वही स्थिति बन जाती है पिछले साल या 2 साल पहले थी। सो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य सरकारें काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की तरफ से हम जो कर सकते हैं, हम वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। सर, क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जाएगा इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? अभी तो हम सारे एक साथ ही बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। जब भी जरूरत पड़ेगी हम सारे फिर दोबारा 3 दिन के लिए सब बंद किए गए। हाँ जी, अभी 3 दिन के लिए है, उसके बाद हम वो करके और फिर आगे लॉकडाउन लगाएंगे। वही मैंने कहा कि हम ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी अभी तक ये कभी किया नहीं गया, तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। 2-3 बार हो चुका है व्हीकुलर पोल्यूशन। मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए
तो इसका इम्पैक्ट सरकारी गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसेस बंद कर रहे हैं। सर आप लोग भी घर से काम करेंगे? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे अनलेस कोई ज़रूरी वो हो तो। सर कोर्ट ये भी कहा है कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाई, इससे बातचीत करेंगे। हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता। उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलके काम करेंगे। सर दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए बंद किए हैं सरकारी दफ्तर? दफ्तर भी एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए, जो भी है एक हफ्ते के लिए। हाँ जी। सर क्या सेंटर को इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुला लेनी चाहिए दिल्ली और आसपास? सेंटर को जो भी करना है वो जरूर करेंगे। थैंक यू। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर लगाम लगाई जाएगी। एक हफ्ते के लिए कई चीजों को बंद किया गया, सरकारी दफ्तरों को बंद किया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन पर भी प्रस्ताव कोर्ट को भेजा जाएगा, उस पर बातचीत की जा सकती है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि 4 बातों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्कूलों को पूरी तरह से एक हफ्ते के लिए बंद किया गया है। तमाम अन्य एक्टिविटी की बात की जाए, सरकारी दफ्तरों की बात की जाए तो एक हफ्ते के लिए सरकारी दफ्तरों को बंद किया गया है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेस को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी तमाम अपने एम्प्लॉयज से कहें कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, और इस उपलक्ष्य में इस ओर जो कदम उठाया जा सकता है वो जरूरी कदम तमाम कंपनियों के द्वारा उठाई जाए। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से इस एक हफ्ते के लिए लगाम लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह का मौसम है, जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, ऐसे में इन तमाम एक्टिविटीज पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया था AQI में सुधार लाने के लिए। तो जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, 4 मुख्य बिंदुओं पर अभी बातचीत की है, घोषणा की है। बच्चों के स्कूलों से लेकर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पर एक हफ्ते तक के लिए पूरी तरह से रोक लगाई गई है, और इसके अलावा लॉकडाउन का सुझाव जो कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसका प्रस्ताव भी जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार लेकर आ सकती है। इसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है, और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि, और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा, और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निःशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। सुबह के लिए उड़ चला
ज़मीं पर खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं। सावधान हवा में जहर है। दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ, कानपुर तमाम शहरों का लगातार जिस तरह से वायु प्रदूषण की वजह से AQI इंडेक्स बढ़ा हुआ है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा बड़ा फैसला सामने आया है। 4 बिंदुओं पर पूरी तरह से इस समय रोक लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन से लेकर बच्चों के स्कूलों को बंद किया गया है। साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम में तब्दील किया गया है और प्राइवेट ऑफिस से भी इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, गुजारिश की गई है। तो देखना ये होगा कि इन तमाम बड़े फैसलों के बाद किस तरह से कितनी जल्दी दिल्ली और एनसीआर के हालातों में सुधार आता है और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की यदि हम बात करें तो अन्य राज्यों में भी किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर भरत सिंह वरिष्ठ पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ से, हमारे साथ शिव प्रताप जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, आपसे मैं बातचीत कर रही थी तो लखनऊ की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास कर रही थी। सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार का ये जो बड़ा फैसला आया है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति पर अब विचार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी यूपी का हिस्सा उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी यूपी के अन्य सटे हुए एनसीआर के रीजन से, तो वहां प्रदूषण का जो AQI इंडेक्स है वो बेहद ज्यादा खराब हो चुका है, जिसको लेकर के उच्च न्यायालय की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया था। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का भी AQI इंडेक्स इस कार्रवाई के बाद सुधारने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ को लेकर के जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने कल एक बैठक की थी और कई दिशा निर्देश ताबड़तोड़ दे दिए थे प्रशासनिक अधिकारियों को। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि उच्च स्तर पे, सरकार के स्तर पर अभी तक कोई मंशा ऐसी दिखाई नहीं दी। यही वजह है प्रशासनिक अधिकारी अपनी इतिश्री तो कर दे रहे हैं, लेकिन जी बिल्कुल। शिव प्रताप आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम मायावती की मां का निधन। पूर्व सीएम मायावती की मां का हुआ निधन। लखनऊ से बड़ी खबर, 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 92 साल की उम्र में अस्पताल में हुआ निधन। सतीश चंद्र मिश्र ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की पूर्व सीएम मायावती की मां का हुआ निधन। 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। सतीश चंद्र मिश्र ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। 92 साल की उम्र में अस्पताल में हुआ निधन। और ये आप ट्वीट देख पा रहे हैं। सूचित किया जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती की पूज्य माता श्री रामरती जी का 92 साल की उम्र में आज हॉस्पिटल में हृदय गति रुक जाने की वजह से निधन हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। जी संदीप, 92 साल की उम्र में बसपा सुप्रीमो मायावती की मां का निधन हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अत्यंत दुखद घटना है, जिस घटना को लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने जो है ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि मायावती की जो माता जी हैं, उनका रमा रति नाम है, उनका 92 वर्ष की उम्र हो चुकी है। आज हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया है और काफी दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने इस ट्वीट को किया है, क्योंकि अभी दिल्ली में काफी समय से इनका जो है इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान जो है आज इनका स्वर्गवास हो गया है। इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है और यह भी साथ में जानकारी
साझा किया है कि उनकी अंतिम संस्कार और उनकी दिल्ली पहुंचने पर, मायावती के वहां पर दिल्ली पहुंचने के बाद जो है वहां पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली के हॉस्पिटल में उनकी मां मायावती की उन्होंने अंतिम सांस ली। तो निश्चित तौर पे एक गहरा दुख व्यक्त हुआ है मायावती को लेकर के। जिस तरह मायावती की बात करें तो मायावती लगभग अपनी माता से काफी स्नेह रखती थी, काफी प्यार से रखती थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उसका इलाज चल रहा था, काफी दिनों से बीमार थी, तो अब आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी की पूर्व सीएम मायावती की मां का हुआ निधन, 92 साल की उम्र में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। सतीश चंद्र मिश्र ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। तो बुलेटिन में लगातार हम सुबह बोलेगा में आज बात कर रहे हैं जहरीली हवा की, उसको लेकर हम आगे भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद जालौन से बड़ी खबर आ रही है। जालौन से बड़ी खबर, गुटखा फैक्ट्री में जीएसटी इंटेलिजेंस टीमों का छापा। जीएसटी इंटेलिजेंस की 10 टीमों ने मारा छापा। जालौन से बड़ी खबर, गुटखा माफियाओं के दर्जन भर ठिकानों पर रेड। जीएसटी इंटेलिजेंस टीमों ने अचानक मारा छापा। छापे से गुटखा माफियाओं में मचा हड़कंप। उरई में बन रहे पान मसाला के ठिकानों पर भी रेड। तो जालौन से बड़ी खबर, जीएसटी चोरी की लगातार मिल रही थी शिकायतें, जिसको लेकर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। छापे से गुटखा माफियाओं में हड़कंप का माहौल। गुटखा फैक्ट्री में जीएसटी इंटेलिजेंस टीमों का छापा, 10 टीमों ने मिलकर मारा है छापा। जीएसटी इंटेलिजेंस की 10 टीमों ने मारा छापा। गुटखा माफियाओं के दर्जन भर ठिकानों पर रेड। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीमों ने गुटखा माफियाओं के ठिकानों पर मारी रेड। छापे से गुटखा माफियाओं में हड़कंप का माहौल।
और जालौन से हमारे साथ संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। जी माजिद, जिस तरह से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीमों के द्वारा गुटखा माफियाओं के 10 ठिकानों पर छापा मारा गया है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से ये कार्रवाई की गई? देखिए, बता दें कि जालौन के मुख्यालय ओरई जो है गुटखा का हब बना हुआ है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से लोगों को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर आज जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी की है और तकरीबन 10 टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पे इन्होंने छापेमारी की है और इस पर अभी कार्रवाई इनकी चल रही है। लेकिन इसमें जो है अधिकारी ने कुछ बोलने से भी मना किया है कि उन्होंने कितना इनका जीएसटी के बारे में कार्रवाई की है और क्या निकल के आया है। हालांकि उन्होंने मना किया, लेकिन जब ये छापेमारी शुरू हुई तो पिछले 3 घंटे पहले से प्राप्त लगातार जो है कांटेक्ट कराई जा रही है कि किसी तरीके से इसको हो जाए जो आ रही है हड़पा मचा हुआ है और पिछले कई दिनों से लगातार गुटखा माफियाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर आज छापेमारी की गई। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से छापेमारी की गई है, 10 टीमों के द्वारा छापेमारी की गई है, कितनी संख्या में माल बरामद किया गया है जिसके माध्यम से जिसको छुपाकर कहीं ना कहीं चोरी की जा रही थी? जी, भारी तादाद में अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से छापेमारी की गई है, जगह अलग अलग स्थानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं करा गया है और जो बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा भी बोलने से मना किया गया है कि अभी किस तरीके से इन्होंने छापेमारी की और क्या क्या इन्होंने बरामद किया है, इन चीजों की छानबीन की है। इन्होंने ऐसा से मना कर दिया, लेकिन छापेमारी रीति लगातार जो है चल रहा है। अभी अंदर जो कार्य चल रहा है उसको अभी बताया नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए माजिद बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुटखा फैक्ट्री में जीएसटी टीम का छापा जालौन में मारा गया है, 10 से अधिक टीमों ने ये रेड मारी है और इस पूरे मामले में जिस तरह से गुटखा माफियाओं में हड़कंप मचा है, माना जा रहा था कि भारी मात्रा में कर चोरी की यहाँ पर शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई जालौन उरई में की गई है। तो लगातार आज हम दिल्ली एनसीआर से लेकर लखनऊ से कानपुर तक बिगड़े हुई हवा के हालातों के बारे में बातचीत कर रहे थे। वायु प्रदूषण की जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और खराब AQI की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर की यदि बात करें तो लोगों की स्थिति इस तरह से खराब हो चली है कि अब घरों तक में मास्क का प्रयोग लोगों को करना पड़ रहा है। आखिर और कितने दिनों तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? पहले तो कोरोना महामारी की मुसीबत झेल चुके आम आदमी संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि एक तरफ जीका वायरस और दूसरी तरफ इस तरह से खराब वायु की स्थिति लोगों की जिंदगी में लगातार परेशानियां लेकर सामने आ रही है और ऐसे में आम आदमी के लिए जीना मुहाल होता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली सरकार ने 4 बिंदुओं पर खासतौर से विचार किया है। बच्चों के स्कूलों को बंद किया है, वर्क फ्रॉम होम सरकारी दफ्तरों में कर दिया गया है, प्राइवेट ऑफिसेस को भी सलाह दी गई है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को पूरी तरह से रोक दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम कामों के द्वारा कहीं न कहीं AQI को सुधारने में कुछ मदद मिलेगी और जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य होने की दिशा में आगे काम होगी। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े थे। हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह जी, वरिष्ठ पर्यावरणविद भी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम मुख्य बातों पर बातचीत की और इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि अब हमें इस ओर विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकारों के द्वारा ही हम किस तरह से वायु प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। यदि हम सब कुछ अपने द्वारा कोशिश करेंगे तो जरूर इस दिशा में भी आगे कदम उठाया जा सकता है और कहीं न कहीं स्थितियों को सुधारने में आगे समय और संकेत मिल सकता है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।